वेलकम इन ईरा ट्यूटोरियल। लास्ट एपिसोड्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस तक स्टडी कर लिया है। अब हम आगे स्टडी करते हैं रेसिस्टिविटी। एपिसोड 5th। Resistivity, it is the resistance of a rod 1 meter long and 1 meter square in cross section of a given material। अब सपोज हमारे पास ये एक कोई मटेरियल से बना हुआ 1 मीटर लॉन्ग, इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर है। बट होना क्या चाहिए कि इसका ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये रॉड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कहीं पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं पे कम नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम इसमें करंट फ्लो करें, जितना रेसिस्टेंस ये ऑफर करेगा, मतलब इस रॉड का जितना रेसिस्टेंस होगा उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड। उस रॉड का रेसिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ से, यहाँ भी 1 मीटर स्क्वायर और इधर भी 1 मीटर स्क्वायर, मिडिल में भी 1 मीटर स्क्वायर, और कहीं पर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उस रेसिस्टेंस को ही हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी को हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इसे हम RHO रॉ से डिनोट करते हैं। रेसिस्टिविटी रॉ इक्वल टू R × A/L। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। रॉ इज इक्वल टू R × A/L। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट है ओम × मीटर, क्योंकि रेसिस्टेंस का SI यूनिट हो गया ओम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और L इसका हो जाएगा मीटर, R का ओम और A का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये ओम मीटर बच जाएगा। तो SI यूनिट हो गया ओम मीटर। अब रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेटल्स की रेसिस्टिविटी लीस्ट होती है, एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी मॉडरेट होती है, मेटल से ज़्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर्स से कम होती है। एलॉयज़ क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो ये एलॉयज़ में जैसे नाइक्रोम है, निकिल और क्रोमियम का एलॉय, तो इनकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होगी। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी होगी। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ रेसिस्टिविटी इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस डिजाइन होते हैं तो उन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में क्या रेसिस्टिविटी का कुछ रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं वायर्स। जो भी इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग के लिए यूज़ होती हैं, घरों में बिजली की फिटिंग के लिए जिन वायर्स को हम यूज़ करते हैं वो कैसे होने चाहिए? लीस्ट रेसिस्टिविटी के होने चाहिए। इसीलिए लीस्ट रेसिस्टिविटी में कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम। जनरली हम कॉपर को यूज़ करते हैं, कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। रेसिस्टिविटी कम होगी तो उस वायर में जब करंट फ्लो होगी वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड है हीटिंग एलिमेंट, जहाँ पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। हीटिंग एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? जो भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं,
हीट प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस जिनसे गर्मी पैदा होती है, जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है और गीजर है, और भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, और तो वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, और इसलिए उनकी जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो नाइक्रोम एक बहुत अच्छा अलॉय है जो कि हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। अब क्यों होता है? पहला कॉज है दे प्रोड्यूस लार्जर हीट। नाइक्रोम का या किसी एलॉय का जो हीटिंग एलिमेंट लगा रहेगा वो हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम हीटर यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, तो हीट प्रोड्यूस हो, इसलिए यहाँ पर हाई रेसिस्टिविटी का एलिमेंट यूज़ होगा। नंबर 2, डज नॉट ऑक्सीडाइज ईजीली विथ हाई टेम्परेचर। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि जले नहीं। अगर वो जल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर बार बार बदलना पड़ेगा। तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी, वो मेल्ट नहीं होता, ज़्यादा टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं एलॉयज़ की जिसकी वजह से हीटिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गीजर, हीटर एसेट्रा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर डिपेंड है। तो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है जिसमें हमें गिवन है एक वायर है जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है और रेसिस्टेंस उसका 26 ओम है, और डायामीटर, उस वायर का जो डायामीटर है वो 0.3, उसका जो है 0.3 मिलीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि उसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, इस वायर की रेसिस्टिविटी कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि लेंथ गिवन है। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर हमें गिवन है न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमें वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख लेनी है जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर लेंथ गिवन है, एल गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है 26 ओम, ये गिवन है। तो अब एक और क्वांटिटी की ज़रूरत है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर कैसा दिखता है? अगर हम वायर को दे सिलेंड्रिकल होता है। अब सिलेंड्रिकल वायर का मतलब हुआ उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायमीटर लिखते हैं। डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर। अब हमें एसआई यूनिट को यूज़ करना है यहाँ, इसलिए हम इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले रेडियस निकालेंगे। डायमीटर अगर हमें गिवन हुआ है, उसके रेडियस निकालने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। 0.3/2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ 1000 लिख दिया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन 0.3, ये 0.3/2 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ का मतलब क्या हुआ कि 1000 है। तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में 10⁻³ है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा।
अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 3 है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक प्लेस आगे बढ़ा है, पॉइंट 1 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम एक माइनस का पावर इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ 3 था माइनस का, अब ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 3/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। अब 3/2 1.5, 3 का आधा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। फिर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही 3.14 रख दिया। मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है, इक्वल टू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अब रेसिस्टिविटी के लिए हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ρ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। आर की वैल्यू 26 ये हमें गिवन है, मल्टीप्लाई 7.065 ये वैल्यू अभी निकाली, एरिया निकाल लिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 अपॉन 1। अब क्योंकि हम रॉ निकाल रहे हैं, रेसिस्टिविटी निकाल रहे हैं, और रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर ओम मीटर लिख लिया। इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया 183.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब जब डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं किसी भी नंबर को, तो पहले प्लेस के बाद लेफ़्ट से फर्स्ट प्लेस के बाद पॉइंट को लिखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट 1 है और यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो हम लेफ़्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। जब पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतने यहाँ प्लस ऐड कर देंगे, पावर में प्लस उतने ऐड कर देंगे। तो 1.84 ये अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, 6 है 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 की जगह पे 4 कर दिया और इसे ड्रॉप कर दिया, इसको हटा दिया। 1.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 माइनस के थे और प्लस का 2 कर दिया, क्योंकि हमने लेफ़्ट की तरफ इसको शिफ्ट किया है, इसलिए 10⁻⁻6 ओम मीटर हो गया। ये रेसिस्टिविटी आ गई, रॉ की वैल्यू आ गई। अब आगे टेबल देखेंगे। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि आप टेबल देख करके चेक करो कि ये कौन सा सबस्टांस हो सकता है। अगर हम टेबल देखेंगे तो हमें टेबल में ये वैल्यू मिलेगी मैग्नीज, ये वैल्यू मैग्नीज की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैग्नीज की वैल्यू है। ये एलिमेंट है मैग्नीज। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंसेस को हम कितने वेज में कंबाइन कर सकते हैं, इनको कंबाइन करने के 2 तरीके हैं, 2 वे में कंबाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये 2 रेसिस्टेंसेस हैं, R1 एंड R2। अब इसको हमने AB से डिनोट कर दिया, इसका एक एंड है A और दूसरा एंड है B, और ये R1 रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है। दूसरा PQ इसके एंड है और ये R2 रेसिस्टर है या रेसिस्टेंस है R2। अब इसको हम 2 वेज में 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं।
पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम दो रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इनके एक एंड को तो हम आपस में कंबाइन कर देंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर B और P को कनेक्ट कर दिया और एक एंड खुला रहेगा, ये एंड आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट करना यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, हमने इसको वोल्टेज दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। अब इसके लिए रूल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है ये, करंट थ्रू ऑल दी रेसिस्टेंसेस इज़ द सेम। तो अगर यहाँ से करंट इस सेल को लगाने से, बैटरी को लगाने से करंट I फ्लो होती है तो ये R1 में भी I ही जाएगी, R2 में भी I ही जाएगी। अगर यहाँ से 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगी, यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगी, 5 एम्पियर बराबर जाएगी। एक दो और भी रेसिस्टेंस को हम कंबाइन कर दें सीरीज में तो उनमें भी 5 ही एम्पियर करंट फ्लो होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम हमेशा दो पॉइंट के बीच में कंसीडर करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये वोल्टेज V1, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस या R1 के अक्रॉस V1 है और R2 के अक्रॉस जो है V2 है। दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये वोल्टेज तो अलग होगी। सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्ट होंगे उनमें वोल्टेज अलग अलग होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट फ्लो होगी सभी रेसिस्टेंसेस में से होकर के इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो होगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर A B P Q ये एंड हैं R1 और R2 के, अगर हम A को P से कनेक्ट कर दें और B को Q से कनेक्ट कर दें, दोनों एंड आपस में कनेक्ट कर दें तो इस तरह का शेप बन जाएगा। यहाँ पर हमने B को Q से कनेक्ट कर दिया और A को P से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर V हो जाएगा, तो वोल्टेज इसमें एक जैसी होगी क्योंकि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच में है। अब ये दोनों ही पॉइंट कॉमन हैं इसके लिए, इन दोनों रेसिस्टेंस के लिए ये दो एंड पॉइंट हैं वो कॉमन है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में ही इक्वल होगा, एक जैसा होगा। चाहे एक दो और भी हम रेसिस्टेंसेस को कंबाइन कर दें तब भी उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा ही होगा, लेकिन करंट जो है वो अब डिवाइड हो जाएगी। हम ये भी मान सकते हैं जैसे यहाँ से पानी का पाइप जा रहा है, दो पानी के पाइप, पहले एक ही पानी का पाइप यहाँ से जा रहा है, अब वो एक पानी का पाइप यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये वाटर जो है यहाँ से कुछ अमाउंट यहाँ चली जाती है V1 और कुछ अमाउंट यहाँ चली जाती है, तो पानी का जो वॉल्यूम है पहले V जा रहा है, अब V1 और V2 ये अलग अलग हो गए, तो इस पाइप में अलग पानी जाएगा, इस पाइप में अलग पानी अलग अमाउंट में पानी जाएगा, दोनों का जो फ्लो होगा वो अलग अलग होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी करंट इस रेसिस्टेंस में R1 में डिफरेंट होगा और R2 में डिफरेंट होगा। R1 में सपोज I1 है और R2 में I2 है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी रेसिस्टेंसेस आर इक्वल। चाहे इसमें रेसिस्टेंस R1 के अक्रॉस रेसिस्टेंस और R2 के अक्रॉस रेसिस्टेंस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल होगा, लेकिन
करंट अलग अलग होगा। R1 में अलग करंट फ्लो होगी, R2 में अलग अमाउंट की करंट फ्लो होगी।